हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 8 जो कि हमने श्रृंखला शुरू की हुई है पटवारी हेतु साइंस की, जिसमें हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज देखने वाले हैं, जिसमें परावर्तन व प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन साथियों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है जिसमें हमने लाइट का इंट्रोडक्शन दिया है, प्रकाश का, उसे आप लोग देखिए और बाकी के भी फिजिक्स के और अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस देखिए और भर के प्यार दीजिए। अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। कमेंट में लिखिए और लेक्चर शुरू करिए। परावर्तन व प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के प्रतिबिंब बनेंगे, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन को आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं, आएंगे और हमेशा बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परावर्तन क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था। परावर्तन कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी को हम रिफ्लेक्शन परावर्तन कहते हैं। बहुत आसानी से समझा था, ठीक, कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े थे। परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। क्या क्या नियम पढ़े थे कि यहां पर एंगल क्या बना था, आई, और यहां पर एंगल आर बना था, ठीक। यहां पर जो किरण आई इसी को हमने आपतित किरण बोला था, आपतित किरण, ठीक। रिवीजन देख लो थोड़ा सा। और ये जो परावर्तित हो गई सतह से टकरा करके, ये कहलाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आई क्या था हमारा, आपतित कोण, आर क्या था हमारा, परावर्तित कोण, ठीक। तो हमने देखा था पहले नियम के अनुसार एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। अगर यह सतह चिकनी है, सपाट है, तो जब परावर्तन होगा, जब प्रकाश की किरण इससे टकरा करके सेम मीडियम में, सेम माध्यम में वापस लौटेगी, तो यहां पर जो एंगल में, जिस एंगल पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि ये जो आपतित किरण है परावर्तित किरण है, और इसे हमने कहा था अभिलंब, नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं, तो सेम प्लेन पर होती हैं। ये चीज हमने देखी थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये दोनों नियम हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, परावर्तन के नियम, ठीक। परावर्तन के प्रकार हमने पढ़े थे कि दो तरीके के परावर्तन हो सकते हैं, नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मनुष्य कांच में अपना चेहरा देखता है तो नियमित परावर्तन है, और किसी व्यक्ति के द्वारा समाचार पत्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, अनियमित, कुछ इस तरीके से। ये हो गया नियमित, जिसमें आप देख पा रहे हो ये यहां पर एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। क्या, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है, मतलब परावर्तन के जो दो नियम हैं उसे ये फॉलो कर रहा है, परावर्तन के नियम को फॉलो कर रहा है। कौन, नियमित वाला, नियमित परावर्तन। और ये अनियमित है, इर्रेगुलर है, तो यहां से आ रही, यहां से टकरा चली गई, ये इधर चली गई, तो कहीं पर भी आ रही, आपतित हो रही है किरणें, और किधर भी जा रही हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि ये खुरदुरापन उसे किस तरफ मोड़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके के परावर्तन को अनियमित परावर्तन हम कहते हैं, अनियमित परावर्तन। ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देख ली थी, ठीक। और क्या देखा था, देखा था कि कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। कैसा होता है सर, अगर केविटी बने, किरण इधर से आए और इस साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। पहली बात तो हमने बताया था कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, कि एक साइड क्या हो, कांच के ग्लास के एक साइड पॉलिश्ड हो, तो यहां पर जो सामने वाला इसका फेज होगा वो परावर्तक सतह कहलाएगा, ठीक। तो यहां से आप देख पा रहे हो किरण आ रही है, परावर्तन हो जा रहा है। अंदर की तरफ गुफा बने, केव बने, तो हम बोलेंगे कॉनकेव, अवतल।
तल जिसका दबा हो, धसा हो, अव हो, अवतल दर्पण, और जिसका तल क्या हो, उभरा हो, तो उत्तल दर्पण। जिसका तल क्या हो, उभरा हो, उत्तल दर्पण। इधर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हमने देख लिया था। आज हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। पहला है द्वारक, ध्रुव जिसे पोल कहते हैं, वक्रता केंद्र, फिर उसके बाद बात करें तो वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, इसे हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं, नोट करवा दूंगा, पहले यहां समझो। मान लेते हैं कोई एक कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये जो हमने रेखा खींची इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इसके एक पॉइंट P से होकर के जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल मतलब ध्रुव, ये ध्रुव कहलाएगा। ठीक, हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, कुछ XY नाम दे देते हैं। यही XY जो होगा हमारे इस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यहां हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, X से Y तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है सीधी सीधी, ये कहलाएगी क्या, द्वारक। तो यहां पर लिखते चलो, XY क्या है हमारा, द्वारक। ठीक, P पॉइंट क्या है हमारा, ध्रुव, ये ध्रुव है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो हमारा दर्पण है, हमने बताया था किसी गोले से, गोली दर्पण बोलते हैं, किसी गोले से काट करके हमने अलग निकाला है। हमने क्या बताया था कि एक दर्पण है, एक गोला है, उससे कट किया, इसको बाहर किया, एक साइड पॉलिश कर दिया, ये जो बन गया, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। पॉलिश अगर अंदर कर दिए होते तो क्या बन जाता, उत्तल दर्पण। ठीक, तो अब इस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट रहा होगा, जिसको हम C बोल सकते हैं। इसको यहां से यहां मिला दें, इसकी आधी दूरी को फोकस बोलते हैं। तो यहां पर इसका कहीं ना कहीं ये डॉटेड लाइन मिलाएंगे हम लोग, अगर मान लो ये मिला के देखो तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर आएगा, उसको C बोल दो। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस वक्र का केंद्र, वक्र के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है बात, इसकी आधी दूरी तौल दो, नाप दो, वो कहलाएगी फोकस। ऐसे समझना है, द्वारक, ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, ये सर्कल किसी ना किसी गोले का ये दर्पण भाग होगा, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, आई होप समझ में आता जा रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर क्रिस्टल क्लियर है। C से इस P की जो दूरी है, इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस, वक्रता त्रिज्या। ये सर्कल का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया कि नहीं हो गया। ये रेडियस क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाएगी, जिसको हम इस वक्र की त्रिज्या बोलेंगे, तो ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। तो R लिख दो यहां पर, वक्रता त्रिज्या। नोट करते चलोगे, समझते चलोगे। अब यहां पर जो F है, ये P और C के बीच की आधी दूरी है, तो F को हम लोग क्या बोलेंगे, F इज अ फोकस बिंदु। यह एक बिंदु है, C भी एक बिंदु है। ठीक, मैंने R लिख दिया गलती से, इसे आप लोग लिखोगे C। ये क्या हो गया, फोकस बिंदु। क्या बिंदु, वक्रता, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है साथियों, वक्रता केंद्र को मैं वक्रता त्रिज्या लिख दिया, इसे ध्यान दोगे। ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, ये हो गया क्या, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। C और F और P ये तीनों एक बिंदु हैं, एक एक बिंदु हैं। ठीक, अब हम लोग दूरी की बात कर लेते हैं। अगर
इस पूरे दर्पण से C के बीच की दूरी की बात करेंगे तो दूरी हम लोग हमेशा इस बिंदु से हम लोग नापेंगे। पोल से सारी दूरियां, सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पोल से C के बीच की दूरी देखेंगे तो ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। यह एक बिंदु है और यह एक डिस्टेंस है, ठीक, पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो यहां से CP या PC की बात कर लें तो ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या, ये हमारा कहलाएगा R, विच इज वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं F से P की दूरी को नापता हूं तो इसको स्मॉल f से डिनोट करोगे। कैपिटल F जो है वो बिंदु को दर्शाएगा, स्मॉल f जो है वो दूरी को दर्शाएगा, ये इसको आप ध्यान रखोगे। स्मॉल f जो कि क्या कहलाएगा, PF, ये कहलाएगा हमारा फोकस दूरी। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। क्या क्या बता दिया सर, हमने एक्स वाई को द्वारक बोला है, सर हमने P पॉइंट को ध्रुव बोला है, सर हमने C को वक्रता केंद्र, F को फोकस बिंदु, यहां से जो दूरी है C और P के बीच की ये रेडियस कहलाती है पूरे के पूरे कर्व की, ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसकी जो आधी दूरी है F और P की तो ये कहलाएगी स्मॉल f, फोकस दूरी। यहीं पर ये रिलेशन याद कर लोगे कि जो R है वो 2 टाइम्स है स्मॉल f के, ये आपको याद रखना है। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी R/2। ये जो दूरी है ये इस दूरी की आधी है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक। तो इसे नोट कर लो और इससे पहले आप लोग यहां आप देखना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला एपर्चर द्वारक, गोली दर्पण के सिरे के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे XY से डिनोट किया गया है चित्र में। ध्रुव की बात करें पोल, तो गोली दर्पण के ठीक मध्य के बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोला था, उस गोले का जो त्रिज्या है R है ना, ये त्रिज्या है और ये उसका सेंटर है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या हो गई हमारी R। और मुख्य बिंदु की बात करें, मुख्य अक्ष की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा सर, जो पोल से होकर के जा रहा है अक्ष वो मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक। उसके बाद मुख्य फोकस की बात करें तो ये मुख्य फोकस है जो कि सेंटर से बिल्कुल P के सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, सेंटर पॉइंट, ठीक। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाएगी, फोकस बिंदु कहलाएगी। इसे हम लोग करके दिखाएंगे। ये बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली, इसे मैं अभी आगे समझाऊंगा कि कोई भी किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है, ये मैं नियम में अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य फोकस आप समझ गए, कैपिटल F बिंदु, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रतिबिंब रचना के नियम, अब मैं नियम की बात कर रहा हूं, आपको ये 7 पॉइंट याद रखने हैं, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, XY द्वारक है, C वक्रता केंद्र है, पूरे के पूरे गोले का सेंटर पॉइंट, उसका आधा अगर बात करते हैं जिस बिंदु पर आधी दूरी आती है वो फोकस बिंदु है, इस दूरी को रेडियस बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इस दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ये हमारा ध्रुव है, इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी होगी और कर भी लोगे, आसान है, ठीक। हमारा चुन्नी लाल है, उसे याद हो गया तो आपको भी याद हो ही जाएगा। चुन्नी लाल को जानते हो कि नहीं जानते हो, जो नहीं जानते हैं पिछला लेक्चर देखें, ठीक। प्रतिबिंब रचना के नियम, अब हम लोग जो नियम है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए देखेंगे, इधर अवतल के लिए इधर उत्तल के लिए, ठीक है। पहला नियम है कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P बिंदु मतलब उसका
ध्रुव, पोल जिसे बोलते हैं। यहां पर इसका सेंटर पॉइंट कहीं होगा और यहां पर उसकी आधी दूरी फोकस बिंदु। अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई लाइन आए, कोई लाइन, कोई रे, ये रे आ रही है, रे मतलब किरण, प्रकाश की किरण, अगर पैरेलल आए, समानांतर आए मुख्य अक्ष के, तो यहां पर परावर्तन के बाद ये किरण जो है मुड़ जाएगी और फोकस से होकर के जाएगी। ये किरण जो है मुड़ जाएगी और फोकस से होकर के जाएगी। ये पहला नियम है। आप नियम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायग्राम बनाओ और याद कर लो। अगर कोई भी किरण समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तल दर्पण की, यहां पर लिख लो, ये अवतल दर्पण के नियम है और ये उत्तल दर्पण। अगर यहीं पे बात करें, ये उत्तल दर्पण हो गया, यहां ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्रुव। ये आ गई पैरेलल लाइन। यहां पर क्या होगा सर, इसका परावर्तन होगा। अब साथियों, इसका जो कर्व है ये बाहर की तरफ है, तो ये इसको मोड़ पाएगा क्या? नहीं मोड़ पाएगा, तो ये इसको बाहर की तरफ फेंक देगा, ऐसा, ये फेंक दिया, ये परावर्तन हो गया। इस तरीके से इसका परावर्तन होगा उत्तल दर्पण में। तो हम इस किरण को पीछे की ओर अगर मोड़ें डॉटेड लाइन से, तो हम पाएंगे कि इस कर्व के फोकस से जा रहा है, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब ये उत्तल दर्पण है, तो इसका जो सेंटर है वो इधर आएगा, ये याद रखना, इधर आएगा सेंटर और इधर आएगा फोकस, इधर नहीं आएगा, ये याद रखोगे। उत्तल दर्पण का जो फोकस और ये सेंटर है, मतलब वक्रता केंद्र, तो ये इधर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये किस गोले का भाग है वो भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर के जा रहा है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, कि ये वाली किरण जो है ये फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है, प्रतीत हो रही है। ये लिखना, ये याद रखना, प्रतीत हो रही है। दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, क्या एक दूसरे से संबंध, अगर देखोगे, संबंध बनाओगे, तो दोनों फोकस से एक मिल रही है, एक फोकस से आ रही है, फोकस पे मिल रही है, फोकस से आ रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक, दूसरा नियम चलते हैं भैया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दोगे। दूसरा नियम साथियों, एक नियम इसी में और जोड़ लो कि अगर उल्टा कर दो, अगर कोई किरण फोकस से होकर के जाए, क्या फोकस से होकर के जाए और जाकर के परावर्तित हो, तो वो परावर्तन के बाद पैरेलल हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, पैरेलल लाइन है, समानांतर है, तो फोकस से होकर के जा रही है। अगर फोकस से होकर के गई, परावर्तित हुई, तो ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक, ये मैं अलग से नियम नहीं बता रहा हूं, किसी किसी बुक में अलग से दूसरा नियम यही दिया है, पर अपन दूसरा नियम अलग लेंगे। क्या लेंगे आइए देखते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मान लेते हैं कोई किरण आई, पोल पर गिरी और किसी एंगल आई पर आपतित हुई। ठीक, तो परावर्तन के बाद ये सेम एंगल पर, ये जो आर आएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण, ये जो है ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये वाली किरण आई, आपतित हुई, परावर्तन के बाद ये निकल गई। समझो यहां पर ये पोल पर गिराना है, कहीं और नहीं, पोल पर गिराना है। किसी एंगल पर आई एंगल पर और आर एंगल पर ये परावर्तित हो गई, तो यहां पर एंगल आई एंगल आर बराबर होंगे, मतलब आई और आर दोनों बराबर होंगे। आप बराबर बना लेना। ठीक, ठीक है। थर्ड वाला देखो, इसका सेकंड देखो,
उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, पोल, आपतित कोण आई हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तन के बाद सेम एंगल पर परावर्तित हो गई, कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक। तीसरा नियम, अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष, ये उसका पोल, ठीक, मुख्य अक्ष पोल, ये यहां पर फोकस है बिंदु, ये वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, देखो क्या, वक्रता केंद्र से आ रही है ऐसा, और जाकर के टकरा रही है, तो टकराने के बाद उसका जो दिशा है वो लौट आएगा, सेम मार्ग में लौट आएगा, उसका पाथ सेम होगा। अगर कोई किरण सी से जा रही है और जा करके अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो सी से वापस लौटेगी, सी से वापस लौटेगी। अगर यहीं पे ये वाला डायग्राम देखो, ठीक, सी है यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये मैं ऊपर से लिया था, मान लो ऐसा कुछ गया, तो क्या सर वापस लौटेगी? बिल्कुल सेम सी से ही लौटेगी। ऐसे ले लो, सेम सी से लौट जाएगी, ऐसे ले लो, सेम सी से लौट जाएगी। अगर सी से आती हुई आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद सी से ही लौटेगी। ये चीज समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं यहां पर क्लियर यहां बनाया हूं, इससे आप समझ सकते हो। ठीक, इसे मिटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर ये केस 1 का तो नहीं है। आइए देखते हैं इसका थर्ड केस। इसमें क्या है, सर आपने बना दिया उत्तल दर्पण, यहां इसका मुख्य अक्ष, यहां पर इसका क्या होगा, फोकस बिंदु, और यहां पर होगा इसका वक्रता केंद्र। सर आपने बोला सी से आती हुई बनाना है, तो यहां से देखो इसका फेस तो इधर है। अब हम लोग ऐसा किरण यहां पर आपतित कराएंगे कि ये सी पे जा रही है, ऐसा, ये देखो ऐसा लग रहा है कि सी पे जा रही है। ठीक, तो अगर ऐसे आपतित हो रही है, तो ये भी परावर्तित के बाद, परावर्तन के बाद लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण क्या है यहां पर, सर यहां सी से होकर के जा रही है, तो सी से होकर के जाएगी। यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि वो सी पर जाके गिरेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किरण, अगर ये दर्पण नहीं होता तो सीधे सी पर वक्रता केंद्र पर जाती, परंतु यहां पर क्या है, दर्पण है, तो हमको क्या होगा, प्रतीत होगा कि सर सी पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के बाद जो किरण लौटेगी तो वह भी प्रतीत होगा कि सी से ही वो लौट रही है, सी से निकल रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? 3 नियम हो गए अवतल दर्पण के, 3 नियम हो गए उत्तल दर्पण के। नोट कर लीजिए, और जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण की। अब हमारा मेन सेगमेंट आता है प्रतिबिंब निर्माण की। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण का। थोड़ा पेशेंस रखना, अवतल दर्पण में 6 केस हैं, उत्तल दर्पण में 2 केस हैं। एक एक करके सभी केस को प्यार से समझेंगे, देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या कहता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर होगा, मतलब वस्तु कहां रखी है, अनंत पर, तो ये केस हमारा पहला हो गया कि वस्तु कहां रखी है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर रखी है, इन्फानाइट पर वस्तु अनंत पर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सर आपने जो नियम कानून बनाए हैं, बताए हैं, वैसे आप बना दो। अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये हमारा पोल, ध्रुव। सर आपने कल बताया था प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 किरणें आवश्यक हैं, 2 किरणें आप ड्रॉ कर दो, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। आइए 2 किरणें हम लोग देखते हैं, और वो 2 किरणें जो हैं,
इन 3 रूल में से कोई 2 रूल आप फॉलो करो। या तो एक पैरेलल ले लो, एक पोल पर गिरा दो, या तो इसको और ये सी वाला कोई भी आप 2 किरण गिराना है। आइए देखते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं कोई किरण आपतित हुई, कोई किरण आपतित हुई। ये आपतन के बाद परावर्तन होगा, इसका परावर्तन मान लेते हैं ये हो गया, ठीक। ये यहां पर बिंदु मान लो ये है F, इसका दुगना कर दो, ये हो गया C। परावर्तन के बाद किरण जो है वो फोकस बिंदु से होकर के जाती है। हमने पहला रूल पढ़ा है, बहुत आराम से समझते चलो। बिल्कुल सर। अब दूसरी किरण क्या है? दूसरा मान लो, ये दूसरी किरण मान लेते हैं कि सर कोई किरण जो है वो फोकस से आ रही है, यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पैरेलल हो गई तो ये दोनों कहां मिल रहे हैं? यहां पर मिल रहे हैं। क्या समझ में आया? ठीक। नहीं आया? दूसरा केस ले लेते हैं। चलो, एक पैरेलल ले लिया, दूसरा भी पैरेलल ले लो। ये हुई आपतित और ये हो गया परावर्तन, और ये इस बिंदु पर मिल रही है, तो हम बोलेंगे दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक। तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बना। ठीक। सर क्या आपने जो बोला था पोल पे गिरा के, वहां से भी कर सकते हो। ठीक, अगले वाले में करते हैं। अब यहां पर हम लोग प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब क्या कैसा हुआ? प्रतिबिंब सबसे पहले स्थिति जान जाते हैं प्रतिबिंब की। आपको यह ध्यान रखना है कि केस 1 में वस्तु अनंत पर है तो वस्तु को दिखा नहीं सकते हैं, वस्तु को शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनंत पर है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत दूर से किरणें आ रही हैं, और दूर से आने वाली किरणें हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएंगी, समानांतर आएगी। ध्यान रखना है। ठीक। यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति एट F, मतलब फोकस पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। किसकी स्थिति है ये? प्रतिबिंब की, इमेज की। अब बात करते हैं इसके साइज की, आकार की। साइज क्या होगा वो देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है क्या? एक पॉइंट बन रहा है, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज बहुत छोटी, बहुत छोटी। बिंदु आकार, बिंदु आकार, यहां पर इसकी आकृति है, आकार है। तीसरा बात करेंगे नेचर की। इसका नेचर कैसा होगा? किसका? प्रतिबिंब का। साथियों पेपर में यही पूछेगा, क्वेश्चन में देगा कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति बताओ। तो प्रकृति में 2 चीजें आपको याद रखनी है। फिलहाल यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर मिरर के इधर ही बन रहा है, तो हम बोलेंगे सर वास्तविक, वास्तविक रियल इमेज बन रही है सर, रियल इमेज। ठीक। और साथ ही साथ अब ये सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक, कि उल्टी बन रही है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो आप अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो यहां पर ये चमगादड़ की तरह लटका हुआ नीचे दिखाई देगा, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक। तो आप बोलोगे वास्तविक और उल्टी, ये आपका प्रकृति हो गया इमेज का। या तो वास्तविक बनेगी या तो अवास्तविक बनेगी, रियल या फिर वर्चुअल, या तो सीधी बनेगी या तो उल्टी बनेगी। ठीक है, क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिए। और कैसे हम बताएंगे कि वास्तविक बनेगा? तो आप याद रखना, जब भी हमारा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के सेम साइड अगर बनता है इमेज तो हम बोलेंगे रियल इमेज है, हम बोलेंगे वास्तविक है। और अगर प्रतिबिंब जो है इस साइड बन रहा है
ठीक, तो हम बोलेंगे अवास्तविक है। और उल्टा सीधा हम देख लेंगे, अभी इमेज और बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए इसे लिख लीजिए। सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2। यहां पर देखा हमने वस्तु अनंत पर रखी है। अब वस्तु जो है वो सी के पीछे है। अभी थोड़ा पेशेंस रखना, मैं ट्रिक बताऊंगा, फटाफट याद भी हो जाएगा। वस्तु कहां रखा है सर? ये जो वक्रता केंद्र है इसके पीछे रखा है। अगला केस होगा इस सी पर ही रखा होगा। उसका अगला केस होगा सी और एफ के बीच में रखेंगे। उसके अगले केस में एफ पर रखेंगे। उसके अगले केस में एफ और पी के बीच में रखेंगे। फिर से देखो, इन्फानाइट पर रखा, इन्फानाइट और सी के बीच में रखा, फिर सी पर रखा, सी और एफ के बीच पे रखा, फिर एफ पे रखा, फिर एफ और पी पे बीच में रखेंगे। ये 6 केस करना है। ऐसे ही इमेज भी बता दूंगा। दूसरा केस क्या है? बिहाइंड द सी। वस्तु कहां रखा हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। ये अनंत, वक्रता केंद्र मतलब सी, इनके बीच में रखा होगा। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा वो हम लोग बना लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा और तभी याद होगा। ये हमारा पोल, मुख्य अक्ष, ये मान लेते हैं इसका फोकस बिंदु, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सबसे पहले कौन सी रे लेनी है? सबसे पहले पैरेलल रे लेनी है, समानांतर वाली। ले लो, एक सेकंड। यहां पर पहले वस्तु को दिखा दो, कहां रखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये रख दो। बहुत बढ़िया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तु। यहां से अब आपको क्या करना है? इसकी मुंडी से, कहां से? खोपड़ी से, इसके हेड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि मुख्य अक्ष के है। परावर्तन के बाद पहला नियम हमने पढ़ा है कि सर अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी। कर दो फोकस से। बहुत बढ़िया सर, एक लाइन ड्रॉ हो गई। सर दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दो। दो रे जो हैं, किरणें, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर इसका इमेज बनेगा। सर बना दो। कौन सा केस ले लो? पोल पे डाल दो। ये हो गया आपतन, और सेम एंगल पर, सर जिस एंगल पर ये है उसी एंगल पर इसे परावर्तित करा दो। ये देखो, यहां पर यह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बना दो। ये बन गया प्रतिबिंब लाल कलर से। क्या क्लियर है? कितना आसानी से बना दिया। क्या किया? पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि फोकस से जा रही है। क्या किया हमने? पोल पर गिराया, मतलब ध्रुव पर गिराया। जिस एंगल पर ये यहां पर गई है उसी एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, और एक दूसरे को जहां पर ये कट करेंगे वहां पर इसका इमेज बन जाएगा, और वो भी मुख्य अक्ष से बनाना है। तो इस तरीके से आपकी इस वस्तु की प्रतिबिंब बन गई। क्या ये बात क्लियर है? कहां बना? सर सी और एफ के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। ये सब अब लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं फटाफट। प्रतिबिंब के बारे में लिख रहे हैं। प्रतिबिंब आराम से बता रहा हूं। क्या जिन साथियों को ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आता है, कभी पहले नहीं पढ़े हैं, उनको इसीलिए मैंने एक लेक्चर इसके लिए दिया है, आराम से समझने के लिए। इसलिए पेशेंस बना के रखेंगे। पहली बात स्थिति बतानी है, ये याद रखोगे। दूसरी बात आकार बताना है, साइज। तीसरी बात सर इसका नेचर, प्रकृति को बताना है। ठीक है। स्थिति सर कछु नहीं है, सी और एफ के बीच में, तो आप लिखोगे सी और एफ के बीच। ठीक, पूरा लिख सकते हो, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अब आकार की बात करें तो आकार हमारे वस्तु का बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है,
तो हम आकार में लिखेंगे वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी। सर इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी? सब होंगी, मैं हूं ना। प्रकृति बताओ। अब देखो, क्या ये चमगादड़ की तरह नीचे नहीं लटका हुआ है? तो उल्टा तो बन रहा है, और इधर ही बन रहा है, वास्तविक है। अगर मिरर के इधर ही बन रहा है तो वास्तविक है, मिरर के इधर बनेगा तो अवास्तविक है। यही याद रखो आप बस। क्या हो गया? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। बहुत आसान है। सर यहां पर क्या था? यहां पर बहुत छोटी बनी थी, यहां पर उससे बड़ी बनी, परंतु वस्तु से छोटी है। अब इसका साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक, एक चीज नोटिस करना, हमारा जो पहला इमेज है वो फोकस पर बना है, दूसरा जो इमेज है दूसरे केस में वो सी और एफ के बीच में बना है, जो तीसरा इमेज बनने वाला है वो सी पर ही बनेगा, चौथा वाला सी के आगे बनेगा, पांचवा वाला अनंत पर बनेगा। ऐसे याद करेंगे, अभी बता रहा हूं मैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। थर्ड केस देखते हैं कि अगर हमारा वस्तु जो है अब सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। पहले इन्फानाइट का केस हो गया, इन्फानाइट और सी के बीच वाला केस हो गया, अब सी पर रखेंगे थर्ड केस, केस 3। आइए, आसान है, बोलते चलिए। अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे, यह भी बोलिए, कमेंट करिए। वस्तु कहां रखा है? वस्तु सी पर, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखा है। ये हमारा केस 3। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पोल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बार बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ फोकस होगा, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, वक्रता केंद्र। हमारा जो वस्तु रखा है वो सी पर रखा है। कहां रखा है? सी पर। हमारा जो इमेज बनने वाला है वह भी सी पर ही बनेगा, और अब सेम साइज का बनेगा। ठीक, तो आपको यही ट्रिक भी याद रखनी है कि सर सेम साइज का आप पहले से बना दो और उसी पोजीशन पर बना दो। ये वस्तु हो गई, ये उसकी प्रतिबिंब हो गई। चलो इसे आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी भूल जाओ। अब हम लोग एक एक करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन देखो, क्या इसके खोपड़ी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो? कर दिया सर। परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, इसको फोकस से डालने दो। परावर्तन के बाद फोकस से चली गई, देख लो, आई पैरेलल, फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो, पोल पर गिरा दो। दूसरा कलर ले लो, व्हाइट ले लो। ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। ये दोनों किरणें, ये वाली किरण और ये वाली किरण इस बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं बनेगा। क्या क्लियर है इतनी बात? इसको बना लो। कितना आसान है। सर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, उसको आपने फोकस से होकर के जाने दिया। सर आपने पोल पर जिस एंगल पर ये आपतित होती है उसी एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, ये वाला रूल ले लिया। दूसरा वाला रूल, दोनों रूल से हमने दो किरणें बनाई, दोनों किरणें जहां मीट की वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। बहुत बढ़िया, प्रतिबिंब हमारा बन चुका है। अब प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। प्रतिबिंब कितने पॉइंट लिखते हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में? तो 3। पहला, सर इसका पोजीशन कहां पर है? पोजीशन कहां पर है? स्थिति। दूसरा, आकार बताना है, साइज। तीसरा, नेचर, प्रकृति को बताना है। सर स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र ही होगा। वक्रता केंद्र सी पर, ध्यान रखोगे। आकार सेम साइज। साथियों अभी देखो, सबसे पहले बहुत छोटी थी, उसके बाद बड़ी हुई,
परंतु वस्तु से छोटी है। अब और बड़ी हुई तो वस्तु के बराबर हो गई, अगले केस में और बड़ी होने वाली है, अब वस्तु से बड़ी हो जाएगी। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। मतलब ये हो जाएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रकृति लाइन से सब सेम चल रही है, वास्तविक उल्टा, उल्टा है सर, चमगादड़ की तरह नीचे लटका है, उल्टा हो गया। वास्तविक सर सेम साइड बन रहा है, वास्तविक लिख दो, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। चलिए केस 3 हमारा संपन्न हुआ। केस 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4, चलिए हमारा वस्तु थर्ड केस में कहां रखा है, सी पर रखा है। अगला केस क्या होगा, आगे बढ़ाओ, सी और एफ के बीच में। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो वस्तु हमारा इनफाइनाइट पर था, आगे आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी के बीच में, फिर सी पर, अब अगले केस में सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर अगले केस में एफ और पी के बीच में। वस्तु हमारा धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहा है और हमारा इमेज धीरे धीरे पीछे जा रहा है। देखो पहले केस में जब वह इनफाइनाइट पर था तो एफ पर बना हमारा प्रतिबिंब, दूसरे केस में जब वह इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इसका जो प्रतिबिंब है एफ से खसक के पीछे आ गया, एफ से पीछे आ गया, सी और एफ के बीच में बना था सेकेंड केस। थर्ड केस में और पीछे आ गया, सी पे बन गया। फोर्थ केस में और पीछे आ जाएगा, यहां पर बन जाएगा बिहाइंड द सी, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अगले फिफ्थ केस में इनफाइनाइट पर बन जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। सर चौथा केस आप तो बता दो, क्या वस्तु सी और एफ के बीच में, देख लो यहां पर सी पर रखा है, सी और एफ के बीच में आगे बढ़ा रहा हूं, सी और एफ के बीच में रखा है। बहुत आसानी से समझते हैं। सर बना दीजिए। अपना एक ही मोटो है, शून्य से शिखर पहुंचना है। बेसिक से मैं बिल्कुल ऊपर लेवल तक लेकर के जाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं पूरा अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी थ्योरी थी, इसमें भी। अगले लेक्चर में अपवर्तन से संबंधित सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को एक झटके से सीख जाएंगे। उसके बाद एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सर मुख्य अक्ष पर ये पोल हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम कर दो सर, यहां पर बना दो फोकस, यहां बना दो सेंटर, ये डबल होगा। अभी हमारा जो वस्तु है सी और एफ के बीच में रखा है सर, ये अब एक किरण लेनी है जो कि इसकी खोपड़ी से उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। आपतन के बाद परावर्तन होगा जो कि फोकस से होकर के जाएगा। जी दूसरी किरण पोल से ले लो भैया, दूसरा पेन ले लो। ये हो गया आपतित, सेम एंगल पर लौटा दो भैया इनको। ठीक यहां पर मिल रही हैं, ये बन गया सी के पीछे, ये हमारी इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो वस्तु है सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज सी के पीछे चली गई। जब सी पे था तो सी पर ही बना, समझ भी रहे हो। चलिए फटाफट हम लोग क्या लिख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। 3 बिंदु, प्रतिबिंब क्या है भैया? पहला, सबसे पहले तो सर पोजीशन बता दो, स्थिति कहां पर है। ठीक, बहुत ही बढ़िया। दूसरा सर आकार बता दो, इसका साइज क्या है। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। थर्ड बता दो सर इसका नेचर क्या है, प्रकृति को बता दीजिए। स्थिति क्या है सर? बिहाइंड द सी, सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे। आप ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो इन्फानाइट और सी के बीच में, ये लिख लेते हैं। क्या? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? बिहाइंड द सी, और में लिख लो सी के पीछे।
सी के पीछे। आकार सर वस्तु से बड़ी हो गई, अब सी पर थी तो सेम साइज था, अब वस्तु से बड़ी हो गई, बड़ी कर दो। वस्तु से बड़ी, किससे बड़ी? वस्तु से बड़ी, मतलब एनलार्ज, इंग्लिश मीडियम में एनलार्ज बोलेंगे। ठीक, प्रकृति जो है सर सेम चलेगा, उदरी बना तो वास्तविक है, और चमगादड़ की तरह लटक रहो है तो हम बोलेंगे उल्टी है। नोट कर लो। अगला केस, केस नंबर 5। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे और इसे F पर रखने वाले हैं। इमेज अब हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा। चलिए केस नंबर 5। वस्तु F पर रखी है, यहां कहां? C और F के बीच में, आगे बढ़ा दिया F पर। वस्तु F पर रखी है। चलिए डायग्राम बना दीजिए। ये हो गया हमारा पोल, मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है फोकस पर। बहुत ही बढ़िया सर। अब हमारे वही दो रूल सर, एक तो समानांतर वाली, इसकी खोपड़ी तोड़ते हुए निकाल दो। जो टकरा करके फोकस से जाती है सर जाने दो, फोकस से चली गई। सर दूसरी वाली जो रे है उसे आप पोल पर डाल दो। बिल्कुल, जिस एंगल पर आपतित करते हैं ना सर, उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती है। और आप देख पा रहे हो, सेम एंगल पर हो गया, आप देख पा रहे हो दोनों किरणें परावर्तन के बाद समानांतर हो गई। ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा? बनेगा। ये एक दूसरे को मान लेते हैं इनफाइनाइट, अनंत पर मिल रही होंगी, तो इनफाइनाइट पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पर। तो अब एक चीज, एक बात बताओ, पहला वाला केस नहीं याद आ रहा है? वस्तु अगर इनफाइनाइट पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, उल्टा हो गया। वस्तु फोकस पे आ गई, प्रतिबिंब अनंत पर चले गया। वस्तु अगर सी पर थी तो सी पर ही बन रही थी। ऐसे करके दो तीन चीजें याद रखो, बाकी सीक्वेंस में करना है। वस्तु को अनंत से हम लेकर के आ रहे हैं सर, पहले अनंत पर है सर, उसके बाद अनंत और सी के बीच पर है सर, उसके बाद सी पर रख दिए वस्तु को, उसके बाद सी और एफ के बीच में रख दिया, उसके बाद एफ पर रख दिया। अगला केस एफ और पोल के बीच में रख देंगे, एफ और पी के बीच में। अब इमेज की बात करते हैं सर। पहले केस में फोकस पे बनी थी, दूसरे केस में फोकस और सी के बीच में, तीसरे केस में सी पर ही बन गई। अब चौथे केस में सी के पीछे, पांचवें केस में इनफाइनाइट पर, अब छठवें केस में इसके पीछे आ जाएगी। इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग फटाफट प्रतिबिंब के बारे में। क्या क्या लिखना है सर? 3 बिंदु। पहला तो इसका पोजीशन, स्थिति, स्थिति बता दो कहां पर है भैया। दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट पर, अनंत पर मिल रही हैं, तो हमारा इमेज अनंत पर बनेगा। सर साइज क्या होगा? मतलब आकार, आकार बनेगा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा। उसमें क्या बना था? वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, जब हम लोग पहले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है? वस्तु से बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। उसके बाद प्रकृति, नेचर, सर वही चीज बनेगी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि सेम साइड है और नीचे है। ठीक, नोट कर लीजिए। आज अब इसका हम लोग लास्ट केस पढ़ेंगे, केस नंबर 6। बहुत इंटरेस्टिंग, केस नंबर 6। वस्तु फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच में,
के बीच रखी है। डायग्राम बना दो सर। बहुत ही बढ़िया। ये पोल हो गया हमारा, ये हमारा फोकस बिंदु, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहां पर हमारा वस्तु रखा हुआ है। दूसरे पेन से ले लो। F और P के बीच में, ठीक। पहली वाली जो किरण है वो पैरेलल ले लो, जो कि इसकी खोपड़ी से जा रही है, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी किरण पोल से आपतित होगी, आपतित के बाद जो परावर्तित होगी तो ऐसा लगेगा देखो, ये क्या पैरेलल आई, क्या नहीं आई। ये आपतित होने के बाद परावर्तन हो गया सेम एंगल पर। ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके पहले वाले केस में पैरेलल हो गई थी, समानांतर हो गई थी, तो ये कहीं नहीं मीट करेंगी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दूर जा रही हैं, ये भी कहीं नहीं मीट करेंगी। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होगा। इसको पीछे मुड़ा रहे हैं, देखो, इसको हमने पीछे मुड़ाया, इसको भी हमने डॉटेड लाइन से पीछे मोड़ा। ऐसा लग रहा है सर कि ये मिरर के पीछे इस बिंदु से ये वाली लाइन जा रही है, इस बिंदु से ये वाली भी लाइन जा रही है। मतलब परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वह इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और इसी बिंदु से ये भी आती हुई प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब सर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो मिरर के इधर बनेगा, मिरर के इधर बनेगा। अब इधर बना तो वास्तविक नहीं बनेगा, अवास्तविक बनेगा। जो आप दर्पण में अपना फेस देखते हो, मिरर के पीछे बनता है तो वो अवास्तविक है, वर्चुअल है। यहां पर भी इधर बन रहा है, ये हो गया अवास्तविक, वर्चुअल, और अब ये सीधा बन गया, तो नेचर हमारा उल्टा हो गया। चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। बहुत ही बढ़िया। प्रतिबिंब के बारे में 3 बिंदु। पहला, सर इसका पोजीशन, स्थिति बता दो। दूसरा, सर इसका आकार, साइज बता दो। तीसरा, सर इसकी प्रकृति को बता दो, नेचर को बता दो। स्थिति बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे, लिख दो, दर्पण के पीछे। आकार वस्तु से बड़ी है तो हम बोलेंगे वस्तु से बड़ी। सिर्फ इसी केस में कंफ्यूजन होता है, बाकी में आगे बढ़ते चलो। प्रकृति सीधी बनी है और अवास्तविक, अवास्तविक और सीधी। नोट कर लो, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इन सारे रे डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तभी आपसे ये सारी चीजें याद होंगी। आपको देखो 6 केस में से 5 केस में वास्तविक और उल्टी बनी थी, लास्ट वाला केस अवास्तविक और सीधी है। पहली चीज याद हो गई, रट लो। अभी तक जितने भी केस थे वास्तविक और उल्टी। यहां पर दर्पण के पीछे सिर्फ इसी केस में बन रहा, बाकी सब दर्पण के आगे बन रहे हैं। तो छठवां केस कौन सा है सर? जब F और P के बीच में होगा, इसे याद कर लिया। और इसमें इनलार्ज बनेगा, वस्तु से बड़ी बनेगी। बाकी का केस क्या क्या है सर? अगर वस्तु इन्फानाइट पर है तो फोकस पर बन रही थी। सर वस्तु कहां पर आ गई? सी के पीछे, इन्फानाइट और वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहां से इमेज जो है यहां बन गई, सी और एफ के बीच में, पीछे चली गई। और आगे आए, सी पे आए तो सी पे बनी, सी और एफ के बीच में आए तो हमारा इसके पीछे चला गया, सी के पीछे चला गया। एफ पर आए तो इन्फानाइट पर चला गया, एफ और पी पे आए तो पीछे बन गया। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, बहुत आसान है। नोट कर लो। अब हम लोग उत्तल दर्पण के 2 प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके बाद खत्म करते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ बने हुए हैं। अब क्या होता है इस तरीके से बनाने में, आपके पास स्केल, चांदा पटली, राउंडर वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या है एक जनरल बनाते हैं, रफली बनाते हैं। तो प्रैक्टिस आपको रफली करना होगा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट। अनंत पर है, मुख्य फोकस पर बन रही है प्रतिबिंब का आकार। ये देखो पोजीशन हमने दे दिया, आकार बता दिया, प्रकृति बता दी। ठीक, 6 के 6 केस हो गए हमारे बहुत आसानी से। अब प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं उत्तल दर्पण का, प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण का। इसमें सिर्फ 2 केस हैं, आइए देख लेते हैं दोनों केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1। सर सबसे पहले उत्तल दर्पण बना दीजिए। उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ फेस जो है सामने रहेगा, उभरा हुआ फेस जो है सामने रहेगा, कर दिया। अब एक बात बताओ मेरे साथियों, ये जो गोला है, इस गोले को अगर पूरा करें तो ये इधर की ओर पूरा होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ होगा, बोलो हाँ हाँ होगा सर। तो इसका सेंटर जो है इधर आएगा और इसका फोकस जो है वो इधर आना चाहिए। इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। यही तो खासियत है, फोकस और जो सेंटर है वक्रता केंद्र, ये दोनों इधर आएंगे, इधर नहीं आएंगे। इसी कारण से इसके सिर्फ 2 केस हैं, उसमें 6 केस, इसमें 2 केस। अब इसमें पहला केस क्या है, वस्तु जो है अनंत पर रखा हुआ है। सेम, वस्तु जो है अनंत पर, इनफाइनाइट पर रखा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई आप ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो आपने क्या कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये अनंत पर रखा है, अनंत पर हम वस्तु को नहीं दिखा सकते, तो सर एक लाइन ड्रॉ कर दी। पहला वाला नियम हमने समानांतर मुख्य अक्ष के डाल दिया एक किरण। परावर्तन के बाद अब ये जो दर्पण है ये कौन सा है, उत्तल है, तो ये इसको फैला देगा, ये इसको फैला देगा ऐसा। और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है कुछ फोकस से होती हुई आ रही है, फोकस से होते हुए जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। क्या क्लियर है? ठीक, तो हमारे पास एक और रे ले लो, एक और रे ले लो जो कि फैल गई परावर्तन के बाद, इसे भी हमने मिला दिया। ठीक है, ठीक। दोनों किरणें ऐसा लग रहा है कि एफ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, दोनों किरणें एफ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो किरण जो ये दोनों किरणें मीट कहां कर रही, फोकस पर, रियल में नहीं कर रही हैं, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। तो इमेज कहां बनेगी, हमारा फोकस पर बनेगी, यही हमको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब ठीक, प्रतिबिंब कहां बना, सबसे पहले 3 पॉइंट लिख लिया हमने। सर स्थिति लिख दो, आकार लिख दो और प्रकृति लिख दो। स्थिति फोकस पर, इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं। ठीक, मुख्य फोकस पर। आकार सर बिंदु के आकार का बहुत छोटा, बहुत छोटा बिंदु आकार। प्रकृति कैसी होगी, अब मैंने बोला मिरर के इधर बनता तो वास्तविक, मिरर के इधर बन रहा है तो आभासी, अवास्तविक, तो आपने यहां लिख दिया आभासी, अवास्तविक। और सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। नोट कर लीजिए, इस केस को नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं लास्ट आज का, जब वस्तु, केस 2, अब देखो हमने इन्फानाइट पर रखा, अब वस्तु को कहां रख रहे हैं हम लोग, इन्फानाइट और पोल के बीच में। ये हमारा पोल है, ये इन्फानाइट है, इसमें कोई भी चीज नहीं दी है, सी और एफ कुछ भी नहीं है, तो एक इन्फानाइट हो गया, तो एक हो जाएगा सर कहीं पर भी रख दो आप। दूसरा केस क्या है, कहीं पर भी,
पोल और इन्फानाइट के बीच में कहीं पर भी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां क्या लिख सकते हो, वस्तु जो है कहां रखी है, इन्फानाइट अनंत और पी के बीच। ठीक, तो सबसे पहली किरण पैरेलल ड्रॉ कर दो उसकी खोपड़ी से। सर ये जो है ये हो जाएगी फैल जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है किसी बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से, F से। ठीक, F से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमने पहली किरण हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरी किरण कैसे ड्रॉ करोगे, इस C पर डालो। क्या, C पर डालो। मैंने आपको समझाया था, अगर कोई किरण C पर जाती है, मान लेते हैं कि C पर जा रही है, ये हो गया C। ये दोनों एक दूसरे को कट कहां कर रहे हैं, यहां पर, तो इमेज कहां बन जाएगी, इमेज बन जाएगी सर यहां पर छोटू सा ये। ठीक, कहां पर, P और F के बीच में, हमेशा P और F के बीच में बनेगा। पहला केस क्या था, सर अगर इन्फानाइट पर है तो फोकस पे बन रहा है, ये हमने उधर भी देखा था, फोकस पर ही बनेगा। और अगर सर इन्फानाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी है तो हमारा P और F के बीच में बनेगा। यहां पर कहीं पर भी होगा तो P और F के बीच में बनेगा, मतलब P और F के बीच में, और इस वस्तु से छोटा बनेगा। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में लिख लेते हैं। क्या है प्रतिबिंब के बारे में, 3 बिंदु प्रतिबिंब। पहली बात कि सर इसका पोजीशन मतलब स्थिति बता दो, स्थिति। दूसरा, सर इसका साइज आकार बता दो। तीसरा, सर इसकी प्रकृति नेचर बता दो। स्थिति क्या है, P और F के बीच, पोल ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। ठीक, आकार जो है वस्तु से छोटा। प्रकृति जो है सीधी बन रही है, मिरर के इधर है तो आभासी, अवास्तविक आभासी, आभासी और सीधा। अभी तक हम लोग अवास्तविक लिख रहे थे, कंफ्यूज मत होना, नोट कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, आभासी, नोट कर लो, अवास्तविक और सीधा। इसमें दोनों में क्या हुआ, आभासी और सीधा बन रहे हैं, आभासी और सीधा बन रहे हैं। इसमें बहुत छोटा बन रहा है और इसमें वस्तु से छोटा बन रहा है। इस पर F पर बन रहा है, इस पर P और F के बीच में बन रहा है। इस तरीके से हम लोग प्रतिबिंब निर्माण सीख लिए। आपको ये प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। ये जो केस लिख रहा हूं, ये हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख रहे हैं कि वस्तु हमारा कहां रखा हुआ है, उस हिसाब से हमारे पास इमेज बन रही है। इमेज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रे लेनी है, हमको किरणें लेनी है। वह किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां पर हमारा इमेज, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है, तो आपका ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत मजा आया है। अगर मजा आया है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। कुछ लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाएं और कंटेंट लेकर के आएँ। और इस बार तो पटवारी बना के ही छोड़ें। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और यहाँ से आप लोग क्या है कि करंट अफेयर की चीज़ें, क्विज वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हमारे ऐप पर पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है, इससे आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक, बाकी के सोशल मीडिया को भी आप जुड़ जाओ।
टेस्ट सीरीज हमने एमपीपीएससी, पटवारी और बाकी के भी जो एग्जाम आ गए हैं पुलिस वगैरह के, सबको अवेल कर दिया है। आप लोग जा करके चेकआउट करिए। जो फ्री वाले हैं उनको आप एक बार लगा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक, तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।